तो ये वाला जो एग्जांपल है इसमें, दिस इज अ वेरी नाइस एंड कंसेप्चुअल एग्जांपल। इससे Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम एल वगैरह वाला इक्वेशन कब कब कहाँ कहाँ क्या यूज करना है, ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और आगे चलते हैं, और हम आपको बिफोर टेकिंग यू टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें एक छोटा सा ग्राफ बना के देखते हैं। इस ग्राफ से भी बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजें क्लियर होती हैं। देखो यहां पे मैं नेक्स्ट आपको Q वर्सेस T का ग्राफ बना के दिखाने वाला हूं। Q का मतलब होता है हीट सप्लाई, T का मतलब होता है टेम्परेचर कैसे इसका कितना रहेगा। देखो ये तो क्लियर है कि हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन एक बार जरा ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, उससे कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स और निकल के आएंगे। देखो यहां पे आप देख लो द ग्राफ दैट वी आर गोइंग टू प्लॉट। Q हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, टेम्परेचर हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। और अब आप देखो कि जो सारे के सारे खेल की स्टार्टिंग होती है ये होती है -40 डिग्री सेल्सियस से। -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम आइस को रख के हीट देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब मैं और हीट प्रोवाइड करता हूं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, अब ये सारी की सारी आइस मेल्ट होती है। तो अगर हमें Q वर्सेस T ग्राफ है तो ठीक है, मानते हैं कि मेल्टिंग हो रही है, लेकिन मेल्टिंग हो रही है नहीं हो रही है उसका इस ग्राफ में कोई मतलब नहीं है। ये ग्राफ तो खाली आपको बता रहा है कि टेम्परेचर चेंज कैसे हो रहा है। तो जैसे जैसे मेल्टिंग शुरू होती है वैसे वैसे आप देख लो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, और सेकेंड पार्ट में हीट देते जाओगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो सेकेंड पार्ट वुड बी समवॉट लाइक दिस। और इसके बाद जब इन पॉइंट्स को जरा मैं मार्क भी कर देता हूं, A B, इसको C बोल देता हूं। C पॉइंट के ऊपर सारी की सारी मेल्टिंग कंप्लीट हो गई है। वी हैव फुल वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद अगर मान लो मैं और हीट प्रोवाइड करता हूं, तो और हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, और हीट प्रोवाइड करने से आप देख लो, और हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये टेम्परेचर बढ़ते 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 अगर आप देखोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते ये 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होने के बाद अब ये बॉइलिंग वाटर हो गया है। इस पॉइंट को D बोल देते हैं। D के ऊपर सारा बॉइलिंग वाटर बन गया। अब इसके बाद अगर आप और हीट प्रोवाइड करोगे तो टेम्परेचर फिर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। और अब ये पूरा का पूरा आगे बॉइलिंग का खेल चलता रहेगा, वेपर फेज में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। और बहुत टाइम बाद काफ़ी सारी और हीट खींचने के बाद एक पॉइंट E आएगा जहां पे पूरा वेपर फेज हो जाएगा। ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूं दिस इज नॉट एग्जैक्टली टू द स्केल, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि जो मेजर हीट प्रोवाइड करी गई थी वो पार्ट DE में प्रोवाइड करी गई थी। तो DE पार्ट शुड बी मच 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 लॉन्गर देन दी अदर पार्ट्स, बट मेरे पास जगह है नहीं उतनी, तो आई विल नॉट एक्सटेंड इट मच। बट यू कैन सी कि DE पार्ट हॉरिजॉन्टल है, ये मेन बात है। E पॉइंट मैंने वो लिया है जहां पे 100% वेपर बन गई है। और हमारी प्रॉब्लम वैसे तो यहाँ खत्म हो गई थी, लेकिन अगर मान लो आप इसमें और हीट प्रोवाइड करते हो तो अब इसके बाद का बिहेवियर कुछ अजीब ही सा होता है। वो मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं उसको ड्रॉ भी नहीं कर रहा ग्राफ को, यहाँ पे खाली रफ ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से कि वेपर फेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं आता, कुछ अजीब सा ही ग्राफ हो जाता है। तो वो कुछ अजीब सा आपका किस्सा इसके बाद चलता रहेगा जब आप स्टीम को हीट करोगे। बट राइट नाउ वी आर ओनली कंसर्न विद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द ग्राफ। इसमें 1 और 3 अगर आप देखो तो ये Q इक्वल टू MC डेल्टा T वाले पार्ट्स हैं। यहाँ पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल नहीं है, टेम्परेचर बाकायदा बढ़ रहा है। और बाकी दोनों पार्ट्स अगर आप देखोगे तो लेटेंट हीट वाले हैं। और Q इक्वल टू MC डेल्टा T में अगर आप देखो तो हमने देखा था कि स्पेसिफिक हीट एक तरीके से अगर आप देखोगे तो इस ग्राफ का स्लोप एक तरह से हो जाती है, मतलब स्पेसिफिक हीट नहीं, हीट कैपेसिटी बोलना चाहिए। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, और स्पेसिफिक हीट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ध्यान रखना कि यहां पे जहां जहां हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, स्लोप इनफैक्ट सॉरी लेट मी जस्ट करेक्ट इट स्लाइटली, स्लोप नहीं है 1 अपॉन स्लोप के बराबर हो जाएगा, बिकॉज स्लोप तो आपका टेम्परेचर ऊपर आएगा, Q नीचे आएगा, तो इसको आप कर दो 1 अपॉन स्लोप के बराबर। एंड नाउ यू कैन से कि अगर जहां पे स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वहां पे स्लोप कम होगा, एंड वाइस वर्सा। एंड यू नो वेरी वेल कि आइस की स्पेसिफिक हीट 0.5 होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो ये स्लोप कम होगा। और देख लो थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बनाया भी है, ये स्लोप अगर आप देखो तो थोड़ा कम बनाया है एज कंपेयर टू दिस स्लोप। तो ये रफली ध्यान रखना है कि ये स्लोप के ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जैसे इन्होंने इसी तरह का ये जो ग्राफ है, एग्जैक्टली ये ग्राफ बना के एक बार इन्होंने पूछा था एग्जाम में कि बताओ जब मटेरियल अपनी सॉलिड स्टेट में होगा और जब मटेरियल अपनी लिक्विड स्टेट में होगा तो कौन सी स्टेट में स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, ये पूछा था। एंड यू कैन इजीली सी कुछ भी नहीं है,
फ्री के मार्क्स बढ़ रहे होते हैं यहाँ पे, आराम से आप इनको ले सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कॉमन सेंस वाले आइडियाज लगाते जाओ, और कुछ भी नहीं है। So you can easily see that that is the beautiful and that is the nice part of calorimetry, that things are not going to be very very challenging. बेसिक्स अगर आप सही तरीके से यूज करते रहोगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा, और बहुत अननेसेसरी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स और जुगाड़ बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ती नहीं है। और आगे चलते हैं। ये जो हमने पहला देखा था ये तो खाली एक बेसिक्स एग्जांपल था। दिस वाज जस्ट टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि कब Q इक्वल टू MC डेल्टा T यूज करना है और कब Q इक्वल टू ML यूज करना है। अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। देखो और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने देखा था वहां पे पहले की मिक्सिंग की प्रॉब्लम्स होती थी, तो भाई मिक्सिंग तो हम यहां पे भी कर सकते हैं। मिक्सिंग अगर आप ऐसा करो कि गर्म पानी के अंदर आइस डाल दो, तो इसमें आप देख लो कि इसमें टेम्परेचर का भी चक्कर आ जाएगा और कुछ फेज चेंज का भी चक्कर होगा। तो अब मैं आपको ऐसे मिक्सिंग की प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूं जिसमें कुछ ना कुछ फेज चेंज भी होगा साथ में। तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद वन नाइस एग्जांपल। देखो मान लेते हैं सपोज मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर पानी रख देता हूं। लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी है। कितना पानी है? लेट अस से 400 ग्राम्स का तो पानी है इसके अंदर 50 डिग्री सेल्सियस पे। मुझे इसको ठंडा करना है। अब ठंडा करने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ी आइस डालने वाला हूं, तो ये इसके अंदर मैं आइस डाल देता हूं। आइस मान लो है सपोज लेट अस से अपनी -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ठंडी वाली आइस लेके आया हूं मैं, ताकि बढ़िया ठंडा हो जाए पानी। तो -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस है, और कितनी आइस है? लेट अस से कि 100 ग्राम आइस है अपने पास। ठीक है, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर देता हूं, और हम बड़े आराम से क्लास में बैठे बैठे एजम्पशन तो ले ही लेते हैं दैट नो हीट विल एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर, तो वो हम अपना एजम्पशन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमेशा की तरह फाइनल यही है कि भाई जब मिक्सचर हो जाएगा, जब जो भी होना होगा लॉन्ग टाइम बाद, जब थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जिसको जितनी हीट देनी होगी, जिसको जितनी हीट लेनी होगी, वो सब जब पूरा हो जाएगा, तो हमें निकालना है कि इस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। अब देखो किस तरीके से हम इस टारगेट को अटेन करेंगे, देखते हैं। जैसे जब भी मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, आई रिमेंबर, मुझे अपनी क्लास 11th का टाइम याद आ जाता है। हमारे क्लास 11th में एक सर हुआ करते थे, चटर्जी सर, वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने हमें एक ट्रिक बताई थी। उन्होंने बड़ी सिमिलर, स्कूल में जो सर थे हमारे, उन्होंने हमें एक ट्रिक बताई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा एक काम करना, तुम लोग ज़्यादा फिजिक्स तो समझ नहीं पाते हो वैसे भी, तो तुम लोग एक काम करना है कि कभी भी आइस और वाटर के मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा ना, और उसमें पूछा होगा कि फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाना, दैट विल बी ऑलवेज करेक्ट। हमने भी ज़्यादा सोचा समझा नहीं, हमने कहा ठीक है सर बोल रहे हैं तो हमने ट्रिक यूज़ करनी शुरू कर दी। एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड लेवल के छोटे मोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम लेवल के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे सही हो जाते थे। लेकिन अब ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं यहां पे कि हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने इस तरीके की कोई ट्रिक ढूंढ रखी हो कि कहीं आइस और वाटर का कभी भी मिक्सचर होगा तो फाइनल आंसर 0 डिग्री सेल्सियस लिख के आ जाना। ये सही नहीं है ट्रिक। ठीक है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं कई सारे, वो अलग बात है, क्योंकि वो उसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज नहीं होगी। मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर भी देखना आपका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। तो अगर किसी के माइंड में ये बात थी तो उसको पहले निकाल के साइड में करो, और हम लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और अगर आपके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं थी, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर माइंड इज प्योर, और अपन लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना होगा इसमें, देखो सी, यहां तक तो एक बात क्लियर है कि कैलोरीमेट्री में सिर्फ हमें अकाउंटिंग करनी होती है, कितना आया कितना गया, प्रॉफिट लॉस का मिला के बैलेंस शीट बनानी होती है, और एब्सोल्युटली और कुछ भी नहीं करना होता। तो अब यहां पे भी देखो, यहां पे क्लियर सी बात है कि ये आइस आपने जो डाली है ये हीट गेन करेगी, पानी जो है वो हीट लूज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब देखो सबसे पहले आइस कितना हीट गेन करता है, जरा इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सी, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस से आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने में कितना हीट लेती है, पहले तो वो निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला जो गेन है ये आप मान लो Q1 बोल देंगे इसको अभी। ये हो जाएगा आपका MC डेल्टा T। आइस को -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में कितना हीट लगेगा वो आप देख लो। M है आपका 100, आइस की स्पेसिफिक हीट होती है हाफ, और डेल्टा T हो गया 10, तो ये हो गया आपका 500 कैलोरी। तो 500 कैलोरी तो आइस आपसे पहले लेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए। फिर मान लो सपोज अब आप कहते हो कि ठीक है यार मेल्ट भी करना है इस पूरी आइस को, तो मेल्ट करने के लिए आइस को कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो आप ml से निकाल लो। मास है आपका 800, सॉरी मास है आपका वही 100 ग्राम्स, और ये है आपका 80, तो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी। ना ये तगड़ी हीट लगी है। अब आप देखो
कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाने और उसके बाद उसे मेल्ट करने में जो हीट लग रही है, ये अगर आप देख लो, रफ में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये हो जाती है 8500 कैलोरी। इतनी हीट तो इसको मेल्ट करने में लग रही है। अभी भी आप देख लो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी, मेल्टिंग के बाद भी आइस के जो वाटर बनेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, लेकिन इतनी हीट तो यहां तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड है। और देखो, हमें ये हमेशा अपने माइंड में रखना है कि कभी भी मेल्टिंग और वेपराइजेशन की हीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मेल्टिंग और वेपराइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, उतनी हीट सामने वाला पार्टी दे ही नहीं पाती है, और कुल मिला के फाइनल आंसर 0 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। तो यहां पे भी सबसे पहले जरा ये चेक करके देख लेते हैं रफली कि अपना ये पानी जो है ये इतनी हीट दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। अब आप देखो, ये पानी है 50 पे, मान लो ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। यू कैन सी दैट द बेस्ट दैट इट कैन डू इज दिस, कि ये अपनी सारी की सारी हीट दे दे, सारी की सारी अपनी संपत्ति दान कर दे और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाए। भाई, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर मान लो सपोज ऐसा करते हैं कि ये 50 से 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाता है, तो अगेन रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये कितनी हीट सप्लाई कर सकता है। जरा उसको निकालते हैं, ये हो जाएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब ये रफ में ही आप कैलकुलेट करके देख लो, ये हो जाएगा 20,000 कैलोरी। तो यू कैन इजीली सी, बहुत माल है बंदे के पास, 20,000 कैलोरी है तो अच्छी खासी हीट है। अब ये आप देख लो कि ये 8500 से तो सब्सटेंशियली ज्यादा है। दैट मीन्स कि ये पानी इस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में क्या सक्षम है? द आंसर इज बिल्कुल सक्षम है। क्या इसे मेल्ट करने में सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। और क्या ये मेल्टिंग के बाद, मतलब मेल्ट करते करते इसकी सारी की सारी संपत्ति निकल जाएगी? द आंसर इज नो। इसके पास उसके बाद भी अगर आप देखो तो काफी कुछ बचा रहेगा। तो फाइनली हम ये चीज बोल सकते हैं कि आइस मेल्ट होने के बाद 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा और भी ऊपर उठेगी, क्योंकि अभी इसके पास और हीट बाकी है, तो ये और इसको दे सकता है एक्स्ट्रा 8500 के बाद भी। तो हम एक चीज यहां से जरूर कंक्लूड कर सकते हैं, जितना भी हमने डिस्कशन किया इससे एक चीज जरूर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर होगा, आई विल राइट इट वेरी प्रॉपरली हियर, जो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा और ऑब्वियसली 50 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही होगा। ये हम इस रफ कैलकुलेशन से डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मिक्सिंग के साथ साथ फेस चेंज भी होता है, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम ऐसा डायरेक्टली एज्यूम नहीं कर सकते कि जो टेम्परेचर है वो 0 और 50 के बीच में रहेगा या 0 और -10 के बीच में रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें ये थोड़ा सा पहले डेटा देख के थोड़ा सा हल्का सा रफ कैलकुलेशंस करके चेक करना पड़ता है कि देने वाले के पास कितना दम है, लेने वाले की कितनी रिक्वायरमेंट है। ये सब हिसाब किताब लगा के रफली पहले देखना पड़ता है कि मामला कहां सेट होने की संभावना है। और अब अगर हमें एक बार पता चल गया है कि टेम्परेचर फाइनली 0 और 50 के बीच में कहीं रहेगा, अब हम अपनी प्रॉपर इक्वेशन लिख सकते हैं। देखो, अब सबसे पहले तो Q1 Q2 को तो हम रहने देंगे, ये Q3 को हटा देते हैं। यहां पे ये खाली रफ कैलकुलेशन के लिए था कि भाई देख रहे थे कि बंदे के पास कितना दम है, तो दम तो है बंदे के पास। अब कितना हीट आपको देगा ये वो अलग बात है। मान लेते हैं कि ये फाइनल टेम्परेचर इस मिक्सचर का हो जाता है T। तो अब आप देख लो कि नाउ आई विल राइट हीट सप्लाइड बाय वाटर। जो वार्म वाटर है वो जो हीट सप्लाई करेगा इसको Q3 बोल देते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी। नाउ नोट केयरफुली कि 0 तक नहीं जा रहा है, वो तो खाली हम चेक करने के लिए देख रहे थे। बाकी अगर ये T तक जा रहा है तो एक्चुअली जो ये हीट सप्लाई करेगा वो ये हीट सप्लाई करेगा इतनी, और इस हीट को लेके अपना जो -10 डिग्री वाला सेल्सियस वाला आइस था वो इतना और इतना तो ऑलरेडी ले चुका है। मतलब टोटल अगर आप देखो तो ये टोटल 8500 तो ये ऑलरेडी ले चुका है, और इसके बाद और हीट लेके ये टेम्परेचर T तक पहुंचेगा। तो एक हीट Q4 में और लिख लेता हूं। Q4 विल बी हीट एब्जॉर्ब बाय दिस 100 ग्राम ऑफ वाटर। और अब ये 100 ग्राम वाला जो पानी बना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहां तक तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बन गया था। इसके बाद अगर इसको T तक और पहुंचाना है तो जो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा ये हो जाएगा आपका M इंटू सी इंटू टी -0। तो आप ये देखो कि जो हमने ओरिजिनली आइस डाली थी, ये आइस 3 स्टेप में हीट एब्जॉर्ब कर रही है। पहले ये -10 से 0 जाने में हीट ले रही है, फिर ये मेल्टिंग में और हीट ले रही है, और मेल्टिंग के बाद
ये 0 डिग्री सेल्सियस से एक टेम्परेचर टी तक जाने में इतनी हीट और ले रही है। तो तीनों जो मैंने अनसर्कल किए हैं ये 3 स्टेप में हीट ले रही है, और जो अपना वार्म वाटर था वो एक स्टेप में सारी की सारी हीट दे देता है। कौन सा? ये वाला जो स्टेप है, इसमें ये सारी की सारी हीट दे देता है। और उसके बाद अकाउंटिंग का लॉ तो बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे कि जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो खर्च होगा। तो कुल मिला के अब इनको आप इक्वल कर दो। अब अगर आप इनको इक्वल कर देते हो तो हीट सप्लाइड इज 400 इंटू 50 माइनस टी, और हीट एब्जॉर्ब्ड अगर आप देखोगे तो इन तीनों टर्म्स को मैं सम करने वाला हूं, 8500 एंड 100 टी। ये आप देख लो ब्लू कलर से जो लिखा है ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। एंड यू कैन वेरी इजीली सी कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आराम से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देयरफॉर वीडियो को इनफैक्ट एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए जरा पॉज कर दो, और पॉज करके इसको सॉल्व करके सबसे पहले तो भाई एक काम करो कि टी की वैल्यू आप निकाल लो। तो चलो अब तक आपने फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, एंड सारे कैलकुलेशंस करके आपका आंसर 23 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। मतलब ये पूरा जो मिक्सचर होगा इसका फाइनल टेम्परेचर आपका 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। एंड दैट यू कैन इजीली सी कि जो हमने रफ कैलकुलेशन किए थे कि इस रेंज में आएगा, उसके साथ ये मैच भी कर रहा है। और छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है। तो अगर किसी ने इस तरह का कोई शॉर्टकट बना लिया कि नहीं यार इस तरह के सारे आंसर 0 आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं और भी एग्जांपल्स लेके दिखाऊंगा जिसमें 0 नहीं, कभी आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, और डेफिनेटली कभी 0 भी आ सकता है। और लेकिन आप फिर भी ये जरूर है कि अगर आप एडवांस को छोड़ दो तो बहुत ज़्यादा आपके बोर्ड लेवल के या छोटे मोटे जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनके लेवल के जो क्वेश्चन है उसमें, मतलब जहाँ पे ये बहुत स्पेशली फ्रेम नहीं करते हैं क्वेश्चन, गाइड से उठा के अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उसमें जनरली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें आइस को अगर आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो तो आंसर 0 आता है, स्टीम को अगर आप किसी चीज के साथ मिक्स करते हो तो जनरली आंसर 100 आता है। तो ये बहुत ही रफ सी एक शॉर्टकट आप बना सकते हो कि मान लो सपोज आपको एग्जाम दे रहे हो, आपके पास कैलकुलेशन करने का टाइम ही नहीं है, बस लास्ट में बेल बज गई है और आपको बस सबमिट ही करना है अगर मान लो पेपर, और आपके पास 1-2 सेकंड है, तो फिर ठीक है उसमें आप गेस वर्क कर सकते हो। बट अदरवाइज ऑब्वियसली देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉजिकल मेथड एंड द आंसर कैन बी एब्सोल्युटली एनीथिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मिक्सिंग वाले क्वेश्चन जिनमें फेज चेंज होता है, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि बस वो फॉर्मूला लगा के सीधे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा बहुत इस तरह से चेकिंग करनी पड़ती है कि ये सफिशिएंट होगा या ये नहीं होगा। ये रफ कैलकुलेशंस थोड़े से आपको करके देखने पड़ते हैं, और इसके बेसिस पे फिर आप आगे डिसाइड करते हो, कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हो। और एक आध एग्जांपल्स में और लेके दिखाता हूं ताकि ये फंडा थोड़ा सा अपना और अच्छा हो जाए। देखो अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मान लो सपोज मेरे पास लेट अस से कि अब की बार एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर मान लो सपोज बहुत सारी आइस है, और लेट अस से कि मेरे पास 1 kg की तो आइस है, और ये आइस है मान लो अभी अभी हम साउथ पोल से लेके आए हैं, और ये -50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो ये आइस है। अब हमारा टारगेट है कि भाई इस आइस को तो यार बड़ी ठंडी आइस है, इसको मेल्ट करना है और उसकी चाय बनानी है मान लो सपोज अपने को। तो अब क्या करोगे, इसमें ऑब्वियसली गर्म पानी डालोगे। तो आपका जो पहला अटेम्प्ट है गर्म पानी डालने का वो इस तरीके से हो रहा है। इसके अंदर आप गर्म पानी डालने वाले हो, इसके अंदर आप 100 ग्राम गर्म पानी डालते हो मान लो, और ये गर्म पानी भी आपने अच्छा गर्म किया है, लेट अस से 80 डिग्री सेल्सियस इज प्रीटी हॉट। तो 80 डिग्री सेल्सियस का गर्म पानी आप इसके अंदर मिक्स करने वाले हो आइस के अंदर। और क्वेश्चन वही है कि पानी डाल दिया, थोड़ी देर सेटल होने दिया ताकि जो मिक्सचर बना है उसके हर पार्ट का टेम्परेचर एक दूसरे के इक्वल हो जाए, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए। इस तरीके से हमने सेटल होने दिया सिस्टम को। क्वेश्चन यहां पे भी वही है कि हमें ये निकालना है कि फाइनली जो ये मिक्सचर बनेगा इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा। देखो यहां पे सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करो कि जो मैंने आपको आइस दी है, पहली चीज आप ये देखो कि आइस का मास बहुत ज्यादा है, ये इस वाले मास से 1000 गुना ज्यादा है, बहुत सारी आइस है। अब आप खुद ही सोचो कि आप साउथ पोल पे गए हो, सामने आपके ग्लेशियर है, आप क्या करते हो, आपके हाथ में गर्म पानी है कप में, और ये कप का गर्म पानी आप ग्लेशियर के ऊपर डाल देते हो, तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि पूरा का पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा, उल्टे जो पानी आपने डाला था वो फ्रीज जरूर हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो डेटा देख लेना चाहिए कि अगर मान लो कोई एक चीज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर फेलो, या कि इसका टेम्परेचर मान लो सपोज लेट अस से -50 की बजाय -250 टाइप का कुछ होता, बहुत ठंडी होती, इस तरह का कोई एक्सट्रीम केस है, तो आप उसके हिसाब से आपको सोचना है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले माय लाइन ऑफ थॉट वुड बी दिस
कि मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ये आइस तो मेल्ट होने की बात है ही नहीं, आइस तो मेल्ट होगी नहीं, ये सारे के सारे 80 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को फ्रीज जरूर कर देगी, ऐसा मुझे फील आ रही है। तो चलो सबसे पहले इस फील को थोड़ा सा चेक करके देखते हैं, बट ये भी ध्यान रखना कि ये फील ऐसे ही नहीं आ जाती है, आपको थोड़ा सा डेटा देखना पड़ता है कि कौन ज्यादा दिया है कौन कम दिया है, उसके हिसाब से थोड़ी सी ऑब्वियसली प्रैक्टिस भी लगेगी। आप 5-10 क्वेश्चन इस तरह के करोगे तब आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया हो जाएगा कि क्या होना मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है। देखो अब देखते हैं, तो ये 100 ग्राम ऑफ वाटर जो था 80 डिग्री सेल्सियस पे, ये कितनी हीट लूज कर सकता है, पहले जरा ये निकालते हैं। हीट लॉस्ट के कैलकुलेशंस जरा आपकी बार पहले करके देखते हैं। देखो अगर मान लो ये 80 से 0 पे आ जाता है, तो ये जो हीट लूज करेगा ये हो जाएगा आपका m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो पहले अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस तक आता है, अपनी सारी की सारी हीट छोड़ देता है, तो भी ये कितनी हीट लूज करेगा, 8000 कैलोरी हीट। तो इससे हम यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अब आप देखो 0 पे तो आ गया है, लेकिन अब 0 पे आने के बाद भी है तो वाटर, दैट मीन्स कि अभी भी अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना दिया जाए तो इस बेचारे से और हीट निकाली जा सकती है। तो यार ठीक है, वो भी कर लेते हैं चलो। तो ये और फर्दर हीट इससे जो लूज करवाई जा सकती है उसको बोलते हैं Q2, और ये हम कर देते हैं इसको आइस बना के। तो अगर ये मान लो आइस भी बन जाता है तो ये मास इंटू एल, ये 8000 कैलोरी हीट आपको बेचारा और दे सकता है। ठीक है, तो यहां तक अगर आप देखोगे टोटल तो 16000 कैलोरी में तो बिल्कुल लूट लिया है आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी ले आए हो, इसको आइस भी बना दिया है, और आप इससे इतना भी कर लोगे तो 16000 कैलोरी हीट तक तो आप इससे यहां से ले सकते हो। और अब जरा देखते हैं कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। -50 डिग्री सेल्सियस वाली जो आइस है, मान लो अब ये -50 डिग्री सेल्सियस वाली आइस को अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस तक भी लाना चाहते हो, मेल्टिंग वेल्टिंग तो दूर की बात है, मान लो आप इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके आना चाहते हो, तो ये आपसे कितनी हीट डिमांड करेगी ये आप जरा देख लो। यू विल सी कि यहां जो हीट डिमांड करेगी इसको हम Q3 बोल देते हैं, और ये हीट हो जाएगी आपकी, जरा mc डेल्टा टी लगाते हैं। तो मास आपको पता है 1000 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट है 1/2 आइस की, और डेल्टा टी आप कितना करना चाहते हो 50। अब जरा इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, यू विल सी कि ये हो जाती है 25000 कैलोरी। मतलब नाउ यू कैन इजीली सी दैट दिस 25000 कैलोरी इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन, मच ग्रेटर चलो नहीं लगाना चाहिए, बट दिस इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 16000 कैलोरीज। तो देयरफॉर समस्या ये है कि डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी ज्यादा है ही नहीं। मतलब अगर ये पानी जो गर्म पानी है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, चलो उसमें ऑलरेडी इसने बहुत सारा त्याग कर दिया था, लेकिन बिल्कुल त्याग की पराकाष्ठा भी करा देते हैं, मान लो इसको फ्रीज भी करा देते हैं, तो भी अगर आप देखो तो ये 16000 कैलोरी हीट से ज्यादा तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस बनने के बाद भी लूज नहीं करता है, और इसकी डिमांड इससे भी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये मामला बड़ा गंभीर है। होगा ये कि ये वाला जो वाटर है 100 ग्राम वाटर जो है, ये पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनेगा, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस आइस बन के टोटल हीट इतनी लूज करेगा, उसके बाद भी इससे और डिमांड है हमारी। ठीक है, इसके बाद भी इसको आईटी निकलवाना है पूरा, तो हमारी और डिमांड है कि बेटा और मेहनत करो। तो ये क्या करेगा, फिर कहेगा कि ठीक है अब मैं 0 डिग्री सेल्सियस आइस के ऊपर तो आ चुका हूं, अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस के बाद अगर मैं लेट से -5 -10 डिग्री सेल्सियस आइस बन जाता हूं तो मैं थोड़ी हीट और दे सकता हूं। अब अगर वो थोड़ी हीट और दे दूंगा तो फाइनली एक थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ये बात है। अगर मान लो मैं सपोज ये जो कैलकुलेशन कर रहा था ये 25000 की बजाय अगर ये लकीली 16000 आ जाता किसी तरीके से, तो हम ये बोल देते हैं कि फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, क्योंकि 16000 दे के ये 0 तक आता है और 16000 लेके ये भी 0 पे आता है और 0 0 बराबर हो जाते हैं, देन एवरीथिंग विल बी सेटल्ड देयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 16000 से ज्यादा इसकी डिमांड है, तो इसका मतलब है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद इससे और हीट रिक्वायर्ड होगी, तब जाके थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। तो यहां पे ये रफ कैलकुलेशन करके हमें सबसे पहले ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि टेम्परेचर 0 से नीचे आएगा फाइनली या 0 से ऊपर आएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा दिया था कि टेम्परेचर 0 से ऊपर सेटल हो रहा था जाके। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टेम्परेचर 0 से नीचे सेटल हो रहा है। तो जरा मैं इसको लिख लेता हूं कि जो फाइनल टेम्परेचर है
ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे सेटल होगा, ऑब्वियसली -50 से तो ऊपर ही होगा, वो तो खैर बोलने की बात ही नहीं है। लेकिन अगर इस रेंज के अंदर सेटल होगा तो हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चल जाता है कि इस आइस का तो एक कतरा भी मेल्ट नहीं होगा, ये वाला जो गर्म पानी डाला था अलबत्ता ये जरूर पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा और इसका मामला खत्म हो जाएगा। तो देयरफॉर अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो लेफ्ट साइड में मैंने कैलकुलेशन किया था ये खाली रिक्वायरमेंट देखने के लिए किया था, एक्चुअली 25,000 इसको मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब जरा इसको मैं हटा देता हूं। एक बार अगर हमें पता चल गया है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे होगा तो हम उस हिसाब से अब कैलकुलेशन करेंगे। देखो अब अगर मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा लेटस से T। अब यहां पे ध्यान रखना, T इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। फाइनल टेम्परेचर, या चलो ऐसे ही करते हैं कि फाइनल टेम्परेचर जो T है ये हो जाएगा मान लो -x, मतलब -40, -30, -20, अगर इस तरीके से फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा। तब आप देखो ये जो आइस है मेरे पास, ये आइस कितना हीट गेन करेगी, जरा इसको देखते हैं। ये जो हीट गेन करेगी ये हो जाएगा आपका m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब आप देखो डेल्टा टी अगर आप देखते हो तो डेल्टा टी के लिए आप देख लो यहां पे थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा अपने को। तो जैसे अगर मान लो लेटर से कि ये -30 हो जाता है, अब -50 से अगर आप -30 लेके जाओगे तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो 50 - 30 दैट इज 20 हो जाएगा। तो यहां पे आप देख लो कि ये 50 - x लिखना चाहिए अपने को, ये बात है। अगर टेम्परेचर फाइनली -30 होने वाला है तो 50 और 30 दोनों में से माइनस साइन निकाल के अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो देन यू विल गेट द करेक्ट टर्म। तो ये आपका जो साउथ पोल की आइस थी ये इतनी हीट तो गेन करने वाली है। और अब इसको जो हीट सप्लाई करी जाएगी वो 3 स्टेप में करी जाएगी, जिसके 2 स्टेप का कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद एक स्टेप और भी है। यहां पे अगर आप देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस तो बन चुकी थी, लेकिन अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से अगर -x डिग्री सेल्सियस तक इसको और आना है तो ये और हीट रिलीज करेगा, और इसका जो और हीट का लॉस होगा, जो गर्म पानी हमने डाला था इसका और हीट का जो लॉस होगा ये हो जाएगा आपका m इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये आपका और हीट का लॉस हो जाएगा। लुक केयरफुली कि अब शुरू में ये पानी था तो हम इसका स्पेसिफिक हीट हर जगह 1 यूज कर रहे थे, लेकिन जब ये आइस बन के और आगे फ्रीज हो रहा है तो इसका स्पेसिफिक हीट हाफ यूज करना होगा, फिर 1 यूज नहीं करना है। सो इफ यू डू दैट तो अब आप देख लो कि ये Q1, Q2 और Q4 इनको अगर आप मिला दोगे तो ये Q3 के बराबर होंगे। तो बस अब ये मैं चीज कर लेता हूं, Q3 इज इक्वल टू 1 + 2 + 4। तो देयरफॉर अभी देखो ये हमारी फाइनली गवर्निंग इक्वेशन बनेगी, लॉस इक्वल टू गेन। तो बस इस इक्वेशन को बना के हम आगे अपना काम चला लेंगे। सो बस इसी को आगे करते हैं, 500 इंटू 50 - x, तो ये हो गया। Q1 और Q2 अगर आप देखोगे तो ये मिला के ऑलरेडी हो रहे हैं 16,000, और इसमें हमें Q4 ऐड करना है, एंड Q4 इज लाइक 50x, ये बात है। तो ये बन जाती है इक्वेशन। यू कैन इजीली सी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके 100% आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। और x की वैल्यू चलो एक काम करते हैं, निकाल ही लेते हैं, और निकाल के फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, यू विल सी। इसके बाद खाली कैलकुलेशंस है तो ऑब्वियसली यू शुड बी डूइंग दोज कैलकुलेशंस ऑन योर ओन। तो कैलकुलेट करके जरा x की वैल्यू आप एक बार निकाल लो और फिर उसके बाद आंसर मैच कर लेते हैं। चलो फाइनल कैलकुलेशंस आपने कर लिए होंगे, और फाइनली आफ्टर एवरीथिंग x की वैल्यू आपकी आनी चाहिए 180/11 डिग्री सेल्सियस। और दैट मीन्स हमने देखा था कि जो फाइनल टेम्परेचर है वो -x होने वाला है, तो जो फाइनल टेम्परेचर है मिक्सचर का वो -180/11 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ये बात है। तो ये देख लो कि इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे मिक्सिंग भी होती है और मिक्सिंग के साथ साथ फेस चेंज भी होते हैं, ये थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें अगेन आई विल रिपीट कि इसमें ऐसा नहीं है कि बस सीधे आप एक इक्वेशन लिखो और उसके बाद सीधे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे इफ यू रिमेंबर न्यूटन्स लॉ में जो काइनेटिक फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस होते थे उसमें हमें पता है कि खाली इक्वेशन लिख के आंसर नहीं आता, इक्वेशन आपको लिखने से पहले काफी सोचना पड़ता है
ये देखना पड़ता था वहां की पे कि किसके ऊपर फ्रिक्शन फुल लगेगा, किस पे फुल नहीं लगेगा, किधर लगेगा, कैसे लगेगा। ये सारी चीजें डिटरमाइन किए बिना अगर आप इक्वेशन लिख दोगे तो उस इक्वेशन से गलत आंसर्स आ सकते हैं, और ऐसे आंसर्स आ सकते हैं जो खाली साइन में गलत नहीं होंगे, जो मैग्नीट्यूड में भी गलत होंगे। तो यहां पे भी आप देख लो कि यहां पे भी अगर आप बिना सोचे समझे सीधे इक्वेशन बना दोगे, उससे जो टेम्परेचर्स निकल के आते हैं वो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों में गलत हो सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहले रफ कैलकुलेशन करके देखना होता है कि टेम्परेचर मिक्सचर का जीरो के ऊपर लाए करेगा या जीरो के नीचे लाए करेगा या जीरो होगा। इन तीन में से एक चॉइस बनाने के बाद फिर आप इक्वेशंस लिखोगे तो एब्सोल्युटली कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दो एग्जांपल्स तो हमने देख लिया। अभी और आगे चलते हैं, इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बना सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन चलो और देख लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो सपोज अब की बार मेरे पास सिचुएशन ये है कि मेरे पास लेटस से कि थोड़े से आइस क्यूब्स हैं इधर, और थोड़े से आइस क्यूब्स मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाले हैं, और ये आइस थी लेटस से -10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और ये आइस थी 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम आइस थी मेरे पास ऐसे। और इसके बाद अब मैं इसमें पानी मिक्स करने वाला हूं। इसके अंदर मैं 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिक्स करने वाला हूं। ये वाटर भी है मान लो लेटस से 100 ग्राम्स, और ये दोनों को मैं मिक्स कर देता हूं। अगेन वी विल एज्यूम दैट नो हीट एस्केप्स इनटू एटमॉस्फेयर, ब्ला ब्ला, वो सब तो हम एज्यूम कर ही लेंगे। क्वेश्चन आपको पता ही है कि हमें मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर निकालना है। अब क्या करेंगे ना, यू माइट से कि सर ये तो एक वही पुराना ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नहीं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है। आप देख लो इसमें मैंने डेटा चेंज कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा भी अगर आप डेटा चेंज कर देते हो तो आउटकम बिल्कुल चेंज हो जाता है कई बार। तो यहां पे चाहो तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए पूरा खुद से भी कर सकते हो, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर एनीवे नॉट वेरी डिफिकल्ट। पहली बार इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें मिक्सिंग और फेस चेंज दोनों होते हैं, ये थोड़े से शुरू में चैलेंजिंग लगते हैं, लेकिन कॉमन सेंस का स्विच ऑन रखोगे तो इन क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आती। बिकॉज वही है अल्टीमेटली, किसने कितना लिया, किसने कितना दिया, वही हिसाब बनाना होता है और कुछ नहीं है। अब यहां पे भी आप देखो, यहां पे अगर मान लो सपोज सबसे पहले ये देखते हैं कि जो -10 डिग्री सेल्सियस वाला आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस तो देखो पहुंचा ही देंगे, बिकॉज ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है, और तो वेट तो दोनों का बराबर है। -10 डिग्री सेल्सियस और ये 80 डिग्री सेल्सियस है, तो कुल मिला के देख लो कि 0 डिग्री सेल्सियस तक तो मामला पहुंच जाएगा ही। उसके बाद क्या होगा वो देखते हैं। तो जो 100 ग्राम ऑफ आइस है पहले, उसको 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए जो हीट लगेगी, लेट मी कॉल इट Q1, ये हो जाएगी आपकी M × C × डेल्टा टी। ठीक है, ये आप देख लो 500 कैलोरी। ठीक है, सस्ते में काम हो गया। 500 कैलोरी दोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आगे का सपना है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुंच ही गई, अब जरा इसे मेल्ट भी करवा देते हैं। मेल्ट करने में कितनी हीट यूज होगी, ml। अब आप देख लो मास कितना है 100 ग्राम और L है 80, तो देयरफॉर अब अच्छा एक्सपेंस हो गया अपना 8000 कैलोरी की हीट अगर आप दे सकते हो तो ये वाली जो आइस है ये मेल्ट भी हो जाएगी। लेकिन अब जरा चेक करके देख लेते हैं कि भाई हम कितनी हीट दे सकते हैं और कितनी हीट नहीं दे सकते हैं। तो देखो अब आगे देखो कि ये 80 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी था, ये अगर मान लो बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है तो ये कितनी हीट सप्लाई कर सकता है, उसको Q3 बोल देते हैं। ये हो जाएगा आपका वही MC डेल्टा टी। मास है 1000, C है 1, और डेल्टा टी आप देख लो 80 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 8000 कैलोरीज हीट ये दे सकता है। ठीक है, अभी आप देखो, अब जरा ये तीनों फिगर्स हमारे सामने हैं, 1, 2 और 3। अब इन तीनों को जरा अपन मैनेज करके देखते हैं। सी यू कैन इजिली सी कि 500 कैलोरी तो ये सप्लाई कर देगा, इसमें तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 500 कैलोरी सप्लाई करने के बाद इसके पास 7500 कैलोरी ऑलरेडी बचेगी। ये पहली डिमांड तो उसने मीट कर दी। अब जब दूसरी डिमांड आएगी तो दूसरी डिमांड 8000 कैलोरी की है, जो ये डेफिनेटली मीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज अब इसके पास पहली डिमांड मीट करने के बाद खाली 7500 कैलोरीज बची हैं, तो ये 8000 कैलोरी की डिमांड तो मीट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो गर्म पानी था ये पूरा का पूरा अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक भी आ जाता है तो भी ये इस पूरी की पूरी आइस को एटलीस्ट मेल्ट तो नहीं कर पाएगा। मानता हूं कि ज्यादातर आइस को मेल्ट कर देगा, लेकिन पूरी आइस को मेल्ट तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। तो देयरफॉर दो चीजें हो रही है यहां पे। सबसे पहली चीज कि जो ये आइस थी
ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रही है? द आंसर इज यस, बिल्कुल पहुंच रही है। लेकिन क्या ये पूरा मेल्ट हो रही है? द आंसर इज नो, ये पूरा मेल्ट नहीं हो रही है। अब आप देख लो कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है लेकिन पूरा मेल्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि मामला 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस तक तो नहीं जाने वाला है। बिकॉज हमें पता है कि पूरी की पूरी आइस जब मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर पूरी आइस मेल्ट हुई नहीं तो टेम्परेचर 0 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 वाली पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई और टेम्परेचर लेस देन 0 वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म है। बिकॉज इतना हीट तो अपन दे ही पा रहे हैं ना कि 0 तक पहुंच जाए। तो टेम्परेचर 0 से ना कम है और ना 0 से ज्यादा है। दिस इज समथिंग लाइक कि अगर कोई चीज 0 से ना कम है और ना 0 से ज्यादा है तो कितना होगा? 0 ही होगा। तो यहां पे आप देख लो कि बिल्कुल और आगे कैलकुलेशंस करने की जरूरत ही नहीं है। इतने कैलकुलेशन करके ही आप 100% बोल सकते हो कि मिक्सचर का टेम्परेचर सिंपली 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात है। और तो फाइनली आंसर तो ये हो जाता है कि इस टेम्परेचर का मिक्सचर है, सॉरी, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो मिक्सचर होगा उसमें काफी सारी आइस मेल्ट हो चुकी होगी, हम मानते हैं। तो काफी सारा इसमें पानी होगा लेकिन फिर भी पूरा पानी नहीं होगा, थोड़ी आइस फिर भी इसके अंदर थोड़ी बहुत बची रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली ये लोग अब मोस्टली आगे का भी एक पार्ट बना देते हैं। बिकॉज अगर ऐसा है कि मिक्सचर के अंदर आइस और वाटर दोनों है तो फिर ये भी पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कितनी आइस होगी मिक्सचर में और कितना पानी होगा, ये भी पूछ सकते हो। तो चलो ये भी निकाल के देख लेते हैं। लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट। और अब इस क्वेश्चन का मेन चीज तो हमने आंसर कर दिया है। अब हम आगे बोनस की तरफ बढ़ते हैं। हम ये जरा निकाल के देखते हैं कि इस मिक्सचर के अंदर कितना आइस होगा और कितना वाटर होगा, वो देखते हैं। देखो अब कितनी आइस होगी और कितना वाटर होगा, इसके लिए आप देखो कि ये तो क्लियर है कि अगर मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ रहा है तो ये गर्म पानी अपना सारा 8000 कैलोरी हीट तो छोड़ रहा है। इसमें से 500 तो पहले ही निकल गया था, लेकिन जो रिमेनिंग 7500 होगा वो यूज होगा मेल्टिंग में। बिकॉज वो कौन यूज करेगा? वो इस आइस को मेल्ट करने में अल्टीमेटली जाएगा। और पूरी आइस मेल्ट नहीं हो पाएगी बिकॉज उसके लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, लेकिन कुछ आइस तो डेफिनेटली मेल्ट होगी। तो अब 7500 कैलोरीज के अंदर कितनी आइस मेल्ट होगी, ये हम Q इक्वल टू M इंटू L से निकाल सकते हैं, वेयर L इज 80। तो आप देख लो कि M विल बी इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 8 ग्राम्स। तो 750 डिवाइडेड बाय 8 ग्राम्स, इतनी आइस आपकी मेल्ट होने वाली है। किसमें से? ये 100 ग्राम जो था, 100 ग्राम में से 750 बाय 8 इतनी आइस मेल्ट होगी और इसके सिवा जो बचेगी वो आपकी फाइनली आइस रहेगी। तो मास ऑफ रिमेनिंग आइस अगर आपको चाहिए, मिक्सचर जो होगा उसके अंदर बची हुई कितनी आइस होगी, तो आप देख लो ओरिजिनली 100 ग्राम आइस थी, इसमें से अगर 750 बाय 8 मेल्ट हो गई तो इतनी बचेगी। और इसको जरा मैं लिख देता हूं यहां पे अलग से, तो यू कैन इजिली सी कि ये हो जाएगा आपका 50 बाय 8 ग्राम्स, दैट्स 25 बाय 4। इतने ग्राम आइस बचेगी आपकी मिक्सचर में और इसके सिवा सारा का सारा पानी होगा। पानी कितना होगा वो तो खैर निकाल ही सकते हैं, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि टोटल अगर आप देखो तो 200 ग्राम का मामला था। तो 200 ग्राम में से ये जो पानी था ये तो ठंडा पानी बन गया, ये वाला जो 80 डिग्री सेल्सियस वाला था ये ठंडा पानी बन गया, लेकिन है तो पानी अल्टीमेटली। तो जो वाटर बचेगा उसमें ये 100 ग्राम्स तो हो गई और जितनी आइस मेल्ट करने से पानी बना है ये वाला, ये और होगा। तो ये आप देख लो, अगर आपको वाटर चाहिए तो ये वाटर होगा और ये आइस होगा। ये फाइनली जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर की कभी कभी ये लोग कॉम्पोजिशन भी पूछते हैं। तो मिक्सचर की कॉम्पोजिशन अगर आपको चाहिए तो ये मिक्सचर की फाइनली कॉम्पोजिशन हो जाएगी। तो ध्यान से देखो कि जो पिछले 2 क्वेश्चंस मैंने लिए थे जिनमें जानबूझ के मैंने आपको ऐसा डेटा दिया था कि फाइनल मिक्सचर के अंदर कोई ऐसा आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा था, उसमें वो आपको कॉम्पोजिशन जनरली नहीं पूछेंगे, बिकॉज फाइनली या तो सारा पानी होगा या सारा आइस होगा। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें फाइनल मिक्सचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस इज द ओनली टेम्परेचर एट विच आइस एंड वाटर कैन कोएग्जिस्ट। तो दोनों थोड़े थोड़े रहते हैं और उसमें आपको ये कॉम्पोजिशन भी निकालने को इस तरीके से बोल सकते हैं।
तो ये देख लो, ये अभी हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं जिसमें हमने आइस और वाटर को मिक्स करके कुछ कैलकुलेशंस करके देखे हैं। अभी और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं एक और लेके आपको दिखाता हूं जिसमें मैं थोड़ा सा स्टीम को भी इन्वॉल्व कर लूंगा, बिकॉज स्टीम की लेटेंट हीट और ज्यादा होती है। तो एक अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे जिसमें हम स्टीम को कुछ मिक्स करके और क्वेश्चन बनाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि हम स्टीम के साथ अब कुछ मिक्सिंग करके देखेंगे, तो ये सिचुएशन आप देख लो। मेरे पास एक चेंबर है जिसके अंदर मैंने खूब सारी स्टीम भरी हुई इस तरीके से, और ये आपको गिवन है कि मेरे पास 100 ग्राम स्टीम है एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और अब मैं इसके अंदर आइस मिक्स करने वाला हूं, और आइस भी जो मिक्स करूंगा मैं, ये भी 100 ग्राम है। 100 ग्राम की 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस इसमें मैं किसी तरीके से डाल देता हूं। और क्वेश्चन वही है फाइनली कि इसमें मिक्सिंग के बाद सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। अब देखते हैं, यहां पे देखते हैं कि सबसे पहले एक तरह कैलकुलेशन करके देखते हैं कि ये स्टीम अगर पूरी की पूरी इस स्टीम को ठंडा करने की कोशिश करोगे, इससे हीट निकालोगे तो क्या होगा। आपको पता है कि स्टीम से अगर आप हीट निकालोगे तो पहले उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, पहले वो स्टीम कंडेंस होकर पानी बनाएगी। पानी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, लेकिन उसी प्रोसेस में कंडेंसेशन में ये काफी सारी हीट आपको दे देगी। और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बॉइलिंग वाटर को अगर आप और ठंडा करोगे तो उससे और हीट निकाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एटलीस्ट कंडेंसेशन में ये कितनी हीट आपको दे सकती है, वो हीट निकाल के देखते हैं। लेट अस कॉल इट Q1। और अभी देखना कि कंडेंसेशन की हम पहले भी देख चुके हैं कि हीट काफी ज्यादा होती है। ये हीट होगी ml। अब मास है 100 ग्राम्स और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर आप देखोगे तो होती है 540। तो 54,000 कैलोरी, 54,000 कैलोरी, इतनी हीट तो आपको ये स्टीम दे सकती है जस्ट बाय कंडेंसिंग इनटू बॉइलिंग वाटर। और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं कम कर रही है अपना, ये टेम्परेचर 100 का 100 रखा है, बस खाली कंडेंसेशन से ये आपको 54,000 कैलोरी तो दे सकती है, विच इज क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और अब जरा दूसरे साइड पे भी कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कि अगर यार इतनी हीट इस आइस को मिल जाती है तो इस आइस को क्या होने वाला है, इसका कितना उद्धार होने वाला है, वो भी जरा निकाल के देखते हैं। देखो, अब ये हीट अगर आइस को मिलती है तो सबसे पहले आइस इसमें से कुछ हीट लेगी मेल्ट करने में, बिकॉज ये 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाने में जो हीट लगेगी ये वही ml से निकल आएगी। और आप देख लो 100 मल्टीप्लाइड बाय ओनली 80 दिस टाइम, तो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी। तो ये तो बढ़िया है, हम सप्लाई बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आइस है इसकी डिमांड ही ज़्यादा नहीं है। यू कैन सी कि 8000 कैलोरी अगर आप दोगे तो इसमें तो पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी ये। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो अब और देखते हैं, मेल्ट होने के बाद पानी बन गया है। पानी को अगर आप 0 से बढ़ाना शुरू करो तो पानी 0 से बढ़ते बढ़ते कहां तक मैक्सिमम जा सकता है, 100 तक। तो जरा वो भी चेक करके देख लेते हैं कि मान लो अब इससे जो पानी बना है इसको अगर आप 100 तक लेके जाते हो, मान लो, लग तो नहीं रहा है कि जाएगा, लेकिन मान लो बॉइलिंग वाटर तक बना देते हो इसको, तो ये हो जाएगा m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। अब ये आप देख लो, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, काफी हीट है, लेकिन यू कैन सी कि काफी हीट है, मानता हूं 10,000, लेकिन 54,000 से तो फिर भी काफी कम है अभी। तो अब आप देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बनी थी। स्टीम इज वेरी पावरफुल, स्टीम के पास बहुत एनर्जी होती है। तो इस स्टीम ने क्या किया, ये स्टीम अगर पूरी कंडेंस हो जाती, आपको 1 डिग्री सेल्सियस भी अपना टेम्परेचर नहीं कम करती, तो भी आपको ये 54,000 कैलोरी देने की इसकी हैसियत है। और 8,000 प्लस 10,000 मतलब कि 18,000, 18,000 कैलोरी अगर आप इस आइस को दे देते हो तो ये आइस ना सिर्फ मेल्ट होगी, मेल्ट होने के साथ साथ ये 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर तक पहुंच जाएगी। और यू कैन इजीली सी कि ये चीज इसके कंपैरिजन में अभी भी लेस है। तो दैट मींस इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्टीम बड़े आराम से ये स्टीम इस सारी की सारी आइस को पहले मेल्ट करेगी, मेल्ट करके अपने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले आएगी। और उसके बाद भी ये स्टीम को पूरा कंडेंस होने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन सी कि पूरा कंडेंस होती तब इतनी एनर्जी दे रही है, लेकिन यू कैन इजीली सी कि इसके कंपैरिजन में ये 3 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि स्टीम का खाली 1/3 पार्ट अगर कंडेंस होगा, तभी 54/3 कर दोगे तो आपको 18 मिल जाएगा। तो स्टीम का अगर 1/3 पार्ट भी कंडेंस हो जाता है तो ये इस आइस का पूरी तरह से उद्धार करके उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले आएगा। इससे ज्यादा इसकी डिमांड है ही नहीं, बिकॉज अब आप देख लो कि ये भी 100 तक पहुंच गया और ये भी 100 तक है। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस ही नहीं रहा
तो फिर और हीट डिमांड करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। तो हम बड़े सिंपल तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 100 ग्राम स्टीम जो थी इसका 1/3 पार्ट कंडेंस हो जाएगा और इससे जितनी हीट निकलेगी उससे ये आइस जो थी ये बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद हीट एक्सचेंज रुक जाएगा, बिकॉज हीट एक्सचेंज तो तब होता है जब एक का टेम्परेचर ज्यादा हो दूसरे का कम हो। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो फाइनली जो सिस्टम होगा उसके अंदर कुछ बॉइलिंग वाटर होगा और बाकी उसके ऊपर आपकी स्टीम होगी और फाइनल सिस्टम का टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो ये होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सो लेट मी राइट डाउन अ फ्यू थिंग्स हियर। तो फाइनली अगर आप देखते हो तो सिस्टम का टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये लोग ये पूछते हैं और दूसरा अगर आपको ये कॉम्पोजिशन भी पूछते हैं तो यहां पे तो वी गॉट अ लिटिल बिट लकी कि ये 54 इसका सीधे सीधे 3 टाइम्स है। तो यहां पे आप देख लो कि 1/3 स्टीम कंडेंस हो रही है, दैट मीन्स 2/3 स्टीम बची है। तो स्टीम कितनी बची है? 2/3, दैट मीन्स कि 100 ग्राम का 2/3 यानी कि 200/3 ग्राम की तो स्टीम बची है और इसके साथ साथ बॉइलिंग वाटर होगा बहुत सारा। अब बॉइलिंग वाटर कितना होगा? ये 100 ग्राम तो पूरा का पूरा होगा और स्टीम भी आपकी 1/3 कंडेंस हुई है, वो भी बॉइलिंग वाटर में जा रही है। तो जो बॉइलिंग वाटर होगा वो 100 ग्राम तो ये रहेगा और 100/3 और रहेगा। तो कुल मिला के रेड कलर से मैं वो लिख रहा हूं, फाइनल आंसर जो है पूरा कंक्लूजन वो मैं रेड कलर से लिखता जा रहा हूं। तो यू कैन सी कि ये अगर आप देख लो तो ये हो जाएगा 400/3 ग्राम। तो फाइनली जो मिक्सचर होगा उसके अंदर 400/3 ग्राम का बॉइलिंग वाटर होगा, 200/3 ग्राम अमाउंट होगा आपका स्टीम का एंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी सिंपली 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात है। इस तरह से आप देख लो कि मिक्सिंग वाले वही क्वेश्चंस है, लेकिन मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर अगर हम फेज चेंज का भी, लेटेंट हीट का भी आइडिया लगा देते हैं तो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आराम से टैकल कर सकते हो। चलो भाई और आगे चलते हैं कैलोरीमेट्री में। एंड नाउ लेट मी शो यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दीज प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री दैट वी हैव बीन लर्निंग। देखो ये तो आपको पता होगा कि आइस कैसे बनती है, ऑब्वियसली पता है कि पानी लेते हो, फ्रीजर में डाल देते हो और थोड़ी देर बाद निकाल लेते हो तो आइस बन जाती है, दैट्स काइंड ऑफ इजी। लेकिन आइस को अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना चाहते हो, जो आइस की फैक्ट्रीज होती हैं वहां पे ऐसा नहीं होता कि रेफ्रिजरेटर के अंदर पानी डाल के आइस बना देते हैं। दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस बट इंडस्ट्रियली ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस नहीं माना जाता है। देयर आर मच बेटर वेज ऑफ मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस। अगर बड़ी बड़ी आपको आइस की फैक्ट्रीज में जाओगे तो आपको कुछ अलग ही मैकेनिज्म मिलेगा। देखो पहले मैं आपको सेटअप समझाता हूं, फिर उसके पीछे की हम फिजिक्स भी थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसमें हम कैलोरीमेट्री का किस तरीके से यूज करते हैं। देखो इनका सेटअप होता है इस तरह का कि इनके पास बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। जैसे आप ये देख लो कि यहां पे मैंने एक ऐसा बड़ा सा टैंक बना रखा है और ये टैंक के अंदर ठंडा पानी भर देते हैं। प्रेफरेबली अगर हो सके तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, नहीं है तो सिंपल पानी भी भर दो, उससे भी काम हो जाएगा। टैंक के अंदर ये पानी भर देते हैं और इस टैंक के अंदर बड़े बड़े वैक्यूम पंप्स लगे होते हैं। इन पंप्स का काम ये होता है कि जब इनको चलाओगे तो ये अंदर की एयर को खींचते हैं और ये अंदर की एयर को खींच के बाहर निकाल देते हैं। ये इनका काम होता है, ये वैक्यूम पंप्स लगाते हैं। और मशीनरी की वर्किंग का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि टैंक के अंदर पानी भरा जाता है, एक बंदा इस पंप को चालू करता है और चालू करके थोड़ी देर तक चालू रखता है। तो उसके बाद ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये पानी लेट अस से अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे था तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। इस प्रोसेस को ये बार बार रिपीट करते हैं और रिपीट करके मतलब पंप को काफी देर तक अगर चालू रखोगे तो आफ्टर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम यहां पे आइस बननी शुरू हो जाती है और इस तरीके से बड़े बड़े जो स्लैब्स होते हैं आइस के निकाल लेते हैं। तो दिस माइट साउंड वेरी स्ट्रेंज कि सर ये कैसे आइस बन गई, मतलब हमने ऐसा तो किया ही नहीं कि इस पानी को हमने कुछ ठंडा किया हो किसी तरीके से। अब आइस हमने कैसे बना दी, हमने तो पंप से खाली ऊपर की एयर निकाल ली ना। अब अगर ऊपर की एयर निकाल के वैक्यूम भी बना दोगे तो उससे आइस तो नहीं बननी चाहिए ना, बट बनती है। और कैसे बनती है ये अभी अपन देखने वाले हैं। सी जो वर्किंग होती है वो तो मैंने आपको बता दी, इसके पीछे की फिजिक्स क्या होती है वो समझो। देखो शायद थोड़ा बहुत ये चीज आपने केमिस्ट्री में भी देखी होगी, हो सकता है कि वहां पे आपने ज्यादा डिटेल में देखी हो, लेकिन फिजिक्स में हम थोड़ा सा एक पहले फंडा समझेंगे कि बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या फर्क होता है। सबसे पहले तो हम एक चीज ये देखते हैं। देखो बॉइलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर पानी आपको नॉर्मल प्रेशर के ऊपर बॉईल करना है तो आप उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओ। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे
लिक्विड के अंदर इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में सडनली लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है पूरे के पूरे वॉल्यूम में, कहीं भी हो सकता है रैंडमली। ये होता है बॉइलिंग, और ये खाली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। लेकिन वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को अगर एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में रख दोगे तो इसकी सरफेस से रैंडमली थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं वो अपने काइनेटिक मोशन की वजह से रैंडमली थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर एस्केप करते रहते हैं खाली सरफेस से। इस प्रोसेस को ये लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। जैसे लेट अस से कि अगर मान लो सपोज आप एक कप लेते हो और ये कप है मान लो सपोज, अब इस कप के अंदर पानी भरते हो और पानी भर के अपने रूम में मान लो सपोज 10 दिन के लिए छोड़ देते हो, तो यू विल ऑब्जर्व दिस कि 10 दिन नहीं तो 20 दिन नहीं तो 40 दिन में धीरे 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 ये पानी सूख के खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने इस पानी को बॉईल किया और बॉईल करके वेपराइज किया, ऐसा नहीं है। फिर भी धीरे 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 अगर फ्लोर के ऊपर ही पानी गिरा है तो कुछ दिन में अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो कुछ दिन में अपने आप सूख जाता है पानी। अब वो सूखने का मतलब क्या है, पानी गायब कहां हो जाता है, ये पानी वेपर फेज में चला जाता है। इस तरीके से कि अगर आप बॉइलिंग नहीं भी कर रहे हो किसी चीज की, लेट अस से कि रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे भी आप याद करो, आपने एक ब्राउनियन मोशन टाइप की चीज सुनी होगी कि लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल स्टेशनरी नहीं रहते हैं, वो ऐसे जिगजैग मोशन करते रहते हैं, दे ऑलवेज हैव सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर ओन। तो इस ब्राउनियन मोशन की वजह से मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अंदर मूव कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स पानी की सरफेस पे नहीं, अंदर गहराई में है, वो तो अपना मूव करते रहेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के आसपास है उनकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, एंड इफ दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी तो ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में भी जा सकते हैं, और मतलब लिक्विड की सरफेस को छोड़ के ऊपर भी निकल सकते हैं, और अगर ऊपर निकल गए तो फिर ये आराम से कंटेनर की टॉप वाली सरफेस से टकराएंगे, वो हो सकता है वापस भी आ जाए, हो सकता है ऊपर ही घूमते फिरते रह जाएं। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो लिक्विड की सरफेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली जो एटमॉस्फेयर के अंदर एस्केप करते रहते हैं, इस प्रोसेस को ये लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। और ये वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये रैंडम वेपराइजेशन तो हमेशा चलता रहता है। और अगर कंटेनर ऊपर से क्लोज्ड है तो ये मॉलिक्यूल्स के टकरा के अल्टीमेटली घूम फिर के वापस आने के चांस होते हैं, और अगर ये कंटेनर ऊपर से क्लोज नहीं है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तब जो मॉलिक्यूल निकला है वो तो फिर आगे आगे तक चलता जाएगा और धीरे धीरे इस तरीके से पानी पूरा का पूरा सूख जाएगा। ये प्रोसेस होता है वेपराइजेशन। ध्यान रखना, वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पे होता है और खाली सरफेस से होता है, इसीलिए धीमे धीमे होता है। बॉइलिंग अगर आप देखोगे तो बॉइलिंग का मतलब यह है कि अगर आप पानी को नॉर्मल प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ तो खाली सरफेस ही नहीं, इसके वॉल्यूम के अंदर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर रैंडमली सडनली पानी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वेपर में कन्वर्ट हुआ बबल बनता है और ये बबल ऊपर जाके राइज होके चला जाता है। तो ये जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, दिस इज मच फास्टर बिकॉज जो पानी है वो पूरे के पूरे उसके वॉल्यूम के अंदर कन्वर्जन शुरू हो गया है, एंड दिस इज ऑब्वियसली मच फास्टर देन वेपराइजेशन। लेकिन ये बात है कि ये खाली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है एट नॉर्मल प्रेशर। तो ये डिफरेंस होता है नंबर 1 बॉइलिंग और वेपराइजेशन में। बॉइलिंग के अंदर भी लेटेंट हीट लगती है और वेपराइजेशन के अंदर भी लेटेंट हीट लगेगी, बिकॉज यू कैन सी कि अगर कोई मॉलिक्यूल अच्छी काइनेटिक एनर्जी वाला है और ये अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी वाला मॉलिक्यूल एस्केप कर जाता है तो ये अपनी एनर्जी तो साथ में ही लेके जाएगा। तो यहां पे भी आप देख लो कि यहां पे भी वेपराइजेशन में भी ऐसा नहीं है कि लेटेंट हीट नहीं लगती है, वेपराइजेशन में भी लेटेंट हीट लगती है और इस लेटेंट हीट को लेके ही अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं। मटके में जो पानी ठंडा होता है दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वेपराइजेशन। मटके में अगर आप देखो तो मटके के अंदर पानी भर दोगे, वो पोर्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा सरफेस पे आता है, वहां से वेपराइज होता है। अब ये वेपराइजेशन आपका 10, 20, 30 हर डिग्री सेल्सियस हर टेम्परेचर पे चलता रहता है, और जो मॉलिक्यूल्स मटके की सरफेस से वेपराइज होते हैं वो एनर्जी लेके भाग जाते हैं। अब अगर आपने एनर्जी ले ली है तो कहां से एनर्जी गई है, मटके में से एनर्जी गई है, तो मटके का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये बात है। तो ये फंडा होता है, डिफरेंस होता है सबसे पहले तो बॉइलिंग और वेपराइजेशन में। और ये जो मशीन अभी हम देख रहे हैं, ये मशीन इसी प्रोसेस का यूज करती है, वेपराइजेशन का यूज करती है, और वेपराइजेशन का यूज करके ये पानी को ठंडा करती है। देखो, अगर मान लो एक बड़े से चेंबर के अंदर हमने पानी भर के रख दिया, तो पानी, मानता हूं कि ज्यादातर पानी लिक्विड स्टेट में होगा, लेकिन अगर वेपर स्टेट में भी देखो तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हमेशा वेपर फेज में भी रहेंगे,
क्यों? क्योंकि वही उन्हीं मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहा हूं जो रैंडमली सरफेस से एस्केप कर गए थे। जो सरफेस से एस्केप कर गए थे वो घूम फिर के वापस भी आ रहे हैं। तो अगर आप मान लो ये एयर से पंपिंग वंपिंग नहीं करते हो, अगर मान लो, तो एक तरह का एक डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अंदर बना हुआ है कि पर सेकंड जितने मॉलिक्यूल्स एस्केप कर रहे हैं, घूम फिर के पर सेकंड उतने ही वापस भी आ रहे हैं, तो इस वजह से लेवल मेंटेन्ड है पानी का। लेकिन अगर आप सडनली यहां से एयर को पंप आउट कर देते हो, तो इस एयर के साथ साथ जितने वेपर फेज में पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो सब भी भाग जाते हैं। अब अगर ये सब भाग गए तो वापस तो आएंगे नहीं, और वापस नहीं आएंगे तो इनकी जगह लेने के लिए कौन आएगा? यहां से और पानी वेपराइज होगा। ये पानी वेपराइज होगा तो फिर हल्का सा वेपर यहां पे जमा हो जाएगी, फिर आप पंप चला दो, जैसे ही आप फिर पंप चलाओगे ये वेपर भी एस्केप हो जाएगी। पंप अगर आप कंटिन्यूअसली चलाते रहोगे तो मॉलिक्यूल्स का यहां से निकलना जारी रहेगा, लेकिन निकले हुए मॉलिक्यूल वापस नहीं आएंगे। निकले हुए वो मॉलिक्यूल आपके एटमॉस्फेयर में चलते जाएंगे, और जितने मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ध्यान रखना, सब अपनी अपनी एनर्जी लेके निकलते हैं। तो कंटिन्यूअसली एनर्जी, ये जो नीचे पानी भरा हुआ है, कंटिन्यूअसली इस भरे हुए पानी में से एनर्जी निकलती जाएगी और एटमॉस्फेयर में जाती जाएगी। और अगर पानी से आप एनर्जी निकाल लोगे तो पानी ठंडा होगा। बेचारा अगर ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस पे था, उस गरीब से भी अगर आप और एनर्जी ले लोगे तो क्या होगा? ऑप्शन नहीं बचा है, फिर वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखो तो आप आइस बना सकते हो, और ये ज्यादा अच्छा और एफिशिएंट तरीका होता है, बजाय सिंपली आप रेफ्रिजरेटर में जो आइस रखते हो उससे तो थोड़ी थोड़ी आइस बनती है, एनर्जी एफिशिएंसी भी उतनी नहीं आती है। लेकिन ये बड़ा बढ़िया तरीका होता है जिससे आप मास स्केल में आइस प्रोड्यूस कर सकते हो, सिंपली बाय यूजिंग अ वैक्यूम पंप। और अब इसके ऊपर, मतलब मैकेनिज्म तो अपन समझ गए हैं, फिजिक्स भी इसकी थोड़ी बहुत अपन ने देख ली है। क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनते हैं, इसमें ज्यादा कोई ऐसा महान क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, इट्स एन ओल्ड जेई क्वेश्चन, और बहुत स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी होती है। क्वेश्चन अपन चलो ऐसा बनाते हैं कि मान लेते हैं लेट अस से कि ये जो चेंबर है, इस चेंबर के अंदर मान लो सपोज मैंने 100 ग्राम वाटर भरा हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर मैं इसमें पंप चलाता जाता हूं, कंटिन्यूअसली चलाता रहता हूं, जब तक वेपराइजेशन होगा तब तक कंटिन्यूअसली मैं पंप चलाता रहता हूं। और यू कैन इजीली सी कि जब तक पानी रहेगा तब तक पानी से वेपराइजेशन तो होता रहेगा, और फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब सारे का सारा पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सब पानी खत्म हो जाएगा, पूरी की पूरी खाली आइस बचेगी इसके अंदर, तब ये वेपराइजेशन रुकेगा और तब हमें फाइनल पूरी आइस मिल जाएगी। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि मैं इस पंप को ऑन रखता हूं, लंबे टाइम तक ऑन रखता हूं, तब तक ऑन रखता हूं जब तक अंदर पानी पूरा खत्म नहीं हो जाता है, पूरी आइस नहीं बन जाती। और हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितनी आइस बनेगी। 100 ग्राम पानी लेके हम चल रहे थे, 100 ग्राम पानी में से वाटर वेपर के माध्यम रूप में कुछ पानी बाहर निकल जाएगा, जो बचेगी वो आइस होगी। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइनली इस प्रोसेस से हमें कितनी मैक्सिमम आइस मिल सकती है, ये अपने को निकालना है। और एक चीज और दे देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैं आपको दे देता हूं आपकी बार क्लियरली वापस, 540 कैलोरी पर ग्राम। सी लेटेंट हीट में भी आप देख लो कि जो हमने नॉर्मली देखी थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540, वो बॉइलिंग वाटर के लिए होती थी 100 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस वाली लेटेंट हीट एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि 540 हो, थोड़ा बहुत वेरी हो सकती है। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस में वो आपको लेटेंट हीट देंगे, तो अगर 540 दिया है तो वो यूज कर लो, कुछ नहीं दिया है तो भी 540 यूज कर लो, और अगर मान लो 520 550 कुछ भी अलग वैल्यू दी है तो फिर आपको वो चीज अकॉर्डिंगली यूज करनी होगी। लेकिन यहां पे लेट मी मेक कीप द जॉब सिंपल, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मान लो 540, और हमें ये निकालना है कि फाइनली कितनी आइस बनेगी। और अभी देखना कि ये कंसेप्ट अगर आप एक बार समझ गए हो तो इसके कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल होते हैं, सरप्राइजिंगली सिंपल होते हैं। मान लेते हैं इसमें से कि m मास की आइस जो है, सॉरी m मास की वेपर निकल गई। अब m मास का पानी अगर वेपराइज हो गया है तो इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी होगी, कितनी हीट अपने साथ लेके गया होगा। ये वेपराइजेशन के लिए जो हीट लगती है दैट इज गिवन बाय Q इक्वल टू ml, और L हमें पता है 540। तो अगर m ग्राम्स ऑफ पानी वेपराइज हुआ है तो ये 540 L इतनी हीट ये लेके चला गया है। ठीक है, अब ये हीट किसने दी है? जो रिमेनिंग पानी था, जो बेचारा फ्रीज हो रहा है, ये उसने हीट दी है। तो इसका मतलब है कि हीट सप्लाइड, अगर आप देखते हो हीट सप्लाइड देखते हो, जो पानी
आपको हीट सप्लाई करके खुद बेचारा आइस बनता जा रहा है। तो पानी जो आपको हीट सप्लाई कर रहा है, दिस ऑल्सो विल बी गिवन बाय ml, बट यहां पे आप देख लो कि यहां पे मास की जगह आप रखोगे 100 माइनस m, बिकॉज यू कैन सी कि टोटल मास 100 ग्राम पानी था, 100 में से अगर m ग्राम वेपर बन गया तो आइस कितना बना है, वाटर टू आइस का कन्वर्जन कितने का हुआ है, 100 माइनस m जो है उसका कन्वर्जन हुआ है फ्रॉम वाटर टू आइस। तो ये m हो जाएगा, और ये हमें मालूम है कि इस वाले की लेटेंट हीट तो 80 होती है। तो ये हीट आपका सप्लाइड होगा और वो हीट आप लेके चले गए हो जो ऊपर लिखा है मैंने। एंड बाय एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो देयरफॉर इन दोनों को आप इक्वल कर दो। अगर इन दोनों को कर देते हो इक्वल तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन। और अब आप देख लो इस इक्वेशन में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख लो ये मैंने 540 के साथ L लिख दिया था गलती से, ये L नहीं है M होना चाहिए। सो लेट मी जस्ट करेक्ट दैट हियर ऑल्सो एज वेल एज इधर भी मैंने आगे भी वही चीज़ कॉपी करी है। सो लेट मी करेक्ट इट एवरीवेयर। और अब आप देख लो, अब आपके पास आ जाता है 54m इज इक्वल टू 8000 माइनस 8m। यू कैन इजिली सी कि इससे m की वैल्यू आप निकाल सकते हो। m का मतलब क्या आ जाएगा, m का मतलब है कि कितना मास वेपर के फॉर्म में बन के निकल गया वो अपने को मिल जाएगा यहां पे। तो यू कैन इजिली सी कि ये आ जाता है 8000 डिवाइडेड बाय 62 ग्राम्स। तो इतने ग्राम का तो वेपर निकल जाएगा। और 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस m कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको कितनी आइस एग्जैक्टली मिलने वाली है। वो कैलकुलेट करके देख लेना और यू विल सी कि अच्छा खासा मतलब 80% से ज़्यादा आपको आइस यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑल्दो रियल में अगर आप देखो इंडस्ट्री में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको कि कितने परसेंट आइस मिल रही है, बिकॉज पानी तो ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। मेनली कंसर्न इससे होता है कि इस पंप को चलाने में कितनी बिजली लग रही है, बिकॉज एनर्जी जितनी आप दे रहे हो वो आपका एक्सपेंडिचर है। तो ये पंप को चलाने में जितनी बिजली लगती है, मेन कंसर्न इंडस्ट्री का तो ये होता है। बट फिर भी आपसे यहाँ पे इस लेवल पे तो वो यही पूछेंगे कि भाई 100 ग्राम पानी लेके चले थे तो कितनी आइस बन जाएगी, दिस दैट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कैलोरीमेट्री का एक बड़ा यूनिक सा एप्लीकेशन होता है विच यू शुड अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ हमने बॉइलिंग और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस होता है वो भी देख लिया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस आई थिंक शुड डू एज फार एज कैलोरीमेट्री इज कंसर्न्ड। कैलोरीमेट्री वापस ध्यान रखना कि कैलोरीमेट्री इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स, मीडियम में नहीं है, इजी चैप्टर माना जाता है। लेकिन कई बार इजी चैप्टर्स को नेग्लेक्ट करके लोग अपने आप डिफिकल्ट बना लेते हैं, तो वो मत बस करना। इजी चैप्टर है, इसको आप अच्छे से एक बार मेरे सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देख लो, और वीडियोस देखने के बाद स्टडी करने के बाद एग्जाम्पल्स सब देख के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इसमें अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, लेट अस से कि 20-30 क्वेश्चंस भी आप ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे, ईमानदारी से, तुक्केबाजी नहीं, प्रॉपर अच्छे से 20 to 30 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कैलोरीमेट्री का काम आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं इसमें, बिकॉज रिमेंबर टाइम अपने पास लिमिटेड है, और अगर लिमिटेड टाइम है तो आप जो थोड़े से टफ चैप्टर्स हैं उनको टाइम दोगे तो इट विल बी बेटर। तो बस इतनी प्रैक्टिस करने के बाद कैलोरीमेट्री की, फिर आपको इसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ चलना है। तो चलो, वी विल नाउ कॉल इट अ डे एज फार एज कैलोरीमेट्री इज कंसर्न्ड।